Hello, Namaste. Myself Professor N.D. Pupate from Sudhakarna Institute of Pharmacy, Pusat. Welcome for our second lecture on the electrophoresis. So, before moving towards the second lecture of electrophoresis, we just small recognize the part of the electrophoresis 1. So, in the case of electrophoresis 1, we just discuss on there is an separation of the ions through the use of the different electrodes where the ions carries a particular charge and they are showing certain migration, means the charge of opposite charge toward the opposite electrodes, means positive move toward the negative and negative moves towards the positive. तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने उसमें स्टडी किया है. उसके बाद हमने उसमें स्टडी किया था देर इज अ डेफिनेशन में आपने क्या बोला है कि देर इज एन सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड और आयनाइज्ड कोलाइडल साइज्ड मॉलिक्यूल्स. ओके, उसका हम सेपरेशन करने वाले हैं थ्रू द यूज ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स ऑफ माइट बी अ पॉजिटिव एनोड्स और कैथोड्स उसके ऊपर. ठीक है, उसके बाद हमने स्टडी किया है कि देर इज एन प्रिंसिपली. सो इन द केस ऑफ प्रिंसिपल E/m के बेसिस पे हमने उसमें माइग्रेशन करके मीन्स चार्ज टू मास रेशियो के ऊपर हमने उसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया था. और उस डिस्ट्रीब्यूशन में बाद में हम पर्टिकुलर पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद देर इज एन सेपरेशन ऑफ द चार्ज बाय हैविंग अ पर्टिकुलर स्टोक्स, मीन्स देर इज एन मोबिलिटी ऑफ द आयन स्टडीड बाय द स्टोक्स लॉ. और उसके ऊपर हमने स्टडी किया था म्यूजिकल टू Q by N by R. So that thing we have studied, the charge is there, whatever the radius they covers, so everything we have studied on that part. Then we study about the theoretically. So in the case of theoretical, we study the basic things where there is an ions are there which carries a particular charge. उसके बाद उसका सेपरेशन हमने स्टडी किया था. उसके बाद देर इज एन हमने इसमें काउंटर आयन स्टडी किए थे. इन द केस ऑफ दिस वन काउंटर जनरल नेगेटिव इन चार्ज, वेयर एज वी आल्सो स्टडी द कैटायंस. ओके, जो काउंटर आयंस है वो सरफेस की तरफ जा रहे थे, एड्सॉर्ब टूवर्ड मीन्स मैक्सिमम टू द सरफेस, एंड द कैटायंस आर देयर, दे ट्राई टू बी निगलेक्टेड इन द केस ऑफ दिस वन. तो हम इस टेक्निक में दो लेयर फॉर्म कर रहे थे, जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस आयंस एंड द कैटायंस. और उसमें उसके बाद हम उसका न्यूट्रलाइज कर रहे थे, न्यूट्रलाइज द थिंग्स. और उसके बाद उनका बैलेंसिंग कर रहे थे, कैटायंस और आयंस का. इसके अंदर हमने उसको बैलेंसिंग किया था. देन वी स्टडी द कंसेप्ट लाइक उसके बाद माइग्रेशन जो था, माइग्रेशन वेलोसिटी हमने स्टडी किया था. और उसको जो अफेक्ट कर रहे थे दैट जनरली अफेक्टेड बाय द विस्कोसिटीज. ओके, सो हाई द विस्कस दैट लेड टू अफेक्ट्स दैट थिंग. और उसके बाद हमने इसके अंदर स्टडी किया था कि द प्रोसीजर्स थ्रू विच वी डन द इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो हमने सिंपल आगार लिया था. आफ्टर टेकिंग द सिंपल आगार उसको हमने लिक्विडिफाई किया था. लिक्विडिफाई करने के बाद उसको उस ट्रे के ऊपर पुटअप कर लिया. उसमें लेंस प्रोड्यूस लेन छोटे छोटे तैयार किए थे. उसके बाद उसके अंदर बफर सोल्यूशन ऐड किया था. बाद में माइक्रोप्रोपेट से हमने इसके ऊपर सोल्यूट ऐड किया है, एगरस जेल जो है इसके ऊपर. और उसके बाद बाय द यूज ऑफ दैट बफर देयर इज अ माइग्रेशन टेक्स प्लेस. इसके अंदर क्या था, माइग्रेशन होने लगा था पर्टिकुलर चार्ज का. और माइग्रेशन आप कम तक करने वाले हैं, माइग्रेशन वी आर टिल कंटिन्यू टू द इट रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर टू दिस जेल. ओके, सो जेल के वन पॉइंट से अनदर पॉइंट के अंदर वो जो माइग्रेशन होने के बाद हम उसको कंप्लीट का बोल सकते थे, उसको हम रिमूव करते थे जेल को. और विजुअलाइजेशन टेक्निक से हम उसमें अप्लाई कर सकते थे. तो विजुअलाइजेशन बाय डिफरेंट स्टेन्स वी आर अप्लाइंग, और वी कैन यूज द चेम्बर्स, यूवी चेम्बर एंड ऑल फॉर द एनालिसिस ऑफ द सब्सटेंस. सो ये जो था ना पूरा प्रोसीजर था दैट वी स्टडी इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस 1. Now we are studying about the electrophoresis 2. So in the case of electrophoresis 2, now we are reach further. We are studying about the factor which are affecting the mobility. What are the factors are there? That factors generally affects the mobility, which is the very important, which is included in the syllabus. Okay,
So that point is very important now. And then we try to start with the procedures. In your syllabus there is an techniques of electrophoresis like paper, then gel and capillary. So we try to take any one points into this one. So we try to take then paper electrophoresis. Okay. So whatever the objectives are there, so that the objective are of two types: to study the factor affecting electrophoretic mobility. Mobility means there is a movement. Electrophoretic mobility. And the second thing, to understand the techniques of paper electrophoresis. To understand the techniques of paper electrophoresis, we are studying that point. So what are the factors that affect electrophoretic mobility? So the characteristic related to the ion charge, size, shape. So there are the various factors are there. They are factor affecting the electrophoretic mobility. We have to discuss that in detail. Very vital and important part. So we remember, might be question ask you what are the factors are there that affects the electrophoretic mobility. So in the case of this one, they are divided into 3 points. We having A, we having B, and we having C points. Okay. In the case of A, here is an characteristic related. So here is a particular characteristics like ion charge, like size, like shape, even tendency to dissolve, and amphoteric behavior. All things comes under the characteristic related to the ions or characteristics. Then related to the environment in which ion placed, then electrolyte concentration, then even ion strength, dielectric properties, pH, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, etc. आयंस के अंदर हम ज़्यादा से स्ट्रेंथ वगैरह ये पूरी चीज़ें आयंस के इसमें हम पूरे स्टडी करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक कॉन्सेंट्रेशन एवरीथिंग. एंड फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सिस्टम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सिस्टम भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है. ओके, so these are the factor affecting electrophoretic mobility. So in the case of this one, there is an characteristics which are related to ions. First one is the charge. So in the case of charge, electrically charged particles, अब चार्ज है तो चार्ज पार्टिकल का माइग्रेशन होगा. So that charged particle migrate toward the electrode of opposite charge. सो मॉलिक्यूल विथ बोथ, अब उनके ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा, एक तो पॉजिटिव रहेगा और निगेटिव चार्ज, मूव्स इन अ डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द नेट चार्ज. मूव्स इन टू डायरेक्शन, सो उनके ऊपर जो नेट चार्ज है उसके ऊपर इनका मूवमेंट होने वाला है. सो द रेट ऑफ माइग्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट चार्ज ऑन द पार्टिकल्स. ऑब्वियसली रेट ऑफ माइग्रेशन है, माइग्रेशन होने लगा है, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द magnitude of net charge on the particles. Okay, so the rate of migration increase with increase in net charge. हम क्या कर रहे हैं, rate of migration increase with increase in net charge. So important चीज क्या है, चार्ज. चार्ज कौन सा है, they carries the net charge, depends on the net charge. और rate of migration directly related to magnitude of the net charge. So rate of migration increase with the increased net charge. Okay. So the magnitude of charge is pH dependent, as we already know. Less pH, high pH, वो नल भी हो जाते हैं, न्यूट्रल भी हो जाते हैं, माइग्रेशन भी स्टॉप हो सकता है. सो एवरीथिंग, magnitude of the charge is pH dependent, and when all charge equal, जब उनके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी इक्वल रहेंगे, then magnitude of charge is depends on the pH. Molecules moves in electric field. Molecule का क्या हो रहा है, there is an move in an electric field at a rate directly related to the number of charge it possesses.
molecule moves an electric field at a rate directly related to the number of charge it possesses. So there is a moon electric field at a rate directly related to the number of charge it possesses. So there is an charge. Then the second point comes is the size. So rate of migration inversely proportional to size, inversely proportional to the size of particles and directly to the molecular weight, directly proportional to the molecular weight. So now rate of migration of charge species, rate of migration of charge species डिक्रीजेस. अब सिंपलेस्ट रेट बोला है, पहला हमने चार्ज लिया है तो नेट चार्ज के ऊपर डिपेंड था और वो माइग्रेशन को अफेक्ट कर रहा था, लेकिन वो पीएच डिपेंडेंट था. ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, देयर इज अ साइज. अब इसमें तो पूरा है कि मोबिलिटी ऊपर, मोबिलिटी मीन्स देयर इज अ मूवमेंट. सो रेट ऑफ माइग्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल के साइज पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. And directly to molecular weight, directly proportional to the molecular weight. So rate of migration of charge species, rate of migration of charge species decrease for large molecules, वो जो large है उनकी size बड़ी है, due to increased fractional and electrostatic force. We are knowing that there is an electron, हमने इसके पहले भी स्टडी किया था, the charge is there और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर देयर एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग मीडियम, और उसके वजह से चार्ज डिसअपियर होने लगते हैं, लेस होने लगते हैं. तो इंक्रीज फ्रैक्शनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय सराउंडिंग मीडियम. सो वी हैविंग दैट एग्जांपल फॉर पेप्टाइड्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 5000 in a stabilized medium not obeys Stokes law. अब यस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिकुलर वेट, लेकिन इतना ही नहीं कि ये बहुत ही ज़्यादा मॉलिकुलर वेट हम लेंगे. 5000 से लेके अभी डाल्टन साइज का रहता है, तो उससे भी ज़्यादा अगर हम एक्सपेक्ट करने लगे कि सेपरेशन होने लगेगा, सो नॉट इम्पॉसिबल. लेकिन इनडायरेक्टली तो है ही, साइज बहुत ज़्यादा साइज भी नहीं होना चाहिए. लार्ज मॉलिकुलर वेट हम कर रहे हैं क्योंकि कम से कम मीन्स मिनिमम अबाउट 5000 तक हम इसमें सेपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. साइज ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग मीडियम्स, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, माइग्रेशन अफेक्ट करने लगेगा. सो वी आर टेक द एग्जांपल्स फॉर पेप्टाइड्स. अगर हमने क्या लिया, एग्जांपल पेप्टाइड्स लिया है. पेप्टाइड हैविंग मॉलिकुलर वेट मोर देन 5000, ओके, जो हमने अभी स्टडी किया था, विच नॉट ऑब्े द स्टोक्स लॉ. सो देयर इज एन फैक्टर दैट इज द साइज which are related with the ions we are studying. Third one is the shape. So molecule of similar charge and size but different shape. अभी तक हमने चार्ज के ऊपर स्टडी किया, साइज के ऊपर स्टडी किया, ठीक है. सो मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर चार्ज, चार्ज तो सिमिलर है, साइज भी अच्छी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट डिफरेंट शेप एग्जिबिट डिफरेंशियल माइग्रेशन बिकॉज फ्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इवन ऑल्सो हमें साइज भी अफेक्ट कर रहा है एज वेल एज शेप भी अफेक्ट कर रहा है. तो यूनी साइज और शेप दोनों भी सेम होनी चाहिए, छोटे शेप होने चाहिए तभी जाके, और शेप भी प्रॉपर होना चाहिए तभी जाके इसमें क्या हो जाएगा, माइग्रेशन अफेक्ट नहीं करने वाला है. तो शेप भी आल्सो अफेक्ट. सो मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर चार्ज एंड साइज बट डिफरेंट शेप exhibit differential migrations because of fractions and electrostatic force. So fibrous and globular protein, these are the example in the case of this one. Then the next point comes tendency to dissociate. Next fourth point is what? Tendency to dissociate, dissociation होने की वजह से. So it is an essential for molecules to acquire a charge by dissociation or ionization. अब इसमें चार्ज ही नहीं प्रोड्यूस होगा तो हम इसको सेपरेशन कैसे कर पाएंगे. सो हियर इज व्हाट, इट इज एसेंशियल फॉर अ मॉलिक्यूल टू एक्वायर अ चार्ज. हमें इसको चार्ज तो देना ही है बाय डिसोसिएशन.
और आयोनाइजेशन आयन क्रिएट करके. सो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल. अब अनडिसोसिएशन मीन्स उसका ब्रेक डाउन ही नहीं होने वाला है, उनके चार्जेस ही नहीं क्रिएट होने वाले हैं. सो दे आर रिमेन्स न्यूट्रल, and if they are neutral, they are not able to move in an electrical field. So they are never moves in an electrical field. इलेक्ट्रिकल फील्ड में कभी मूव हो ही नहीं पाएंगे. सो दे मस्ट बी टेंडेंसी. तो डिसोसिएशन अगर होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. जब उनके ऊपर चार्ज होगा तभी वो क्या होंगे, हम उसका सेपरेशन करने वाले हैं. देन द फिफ्थ पॉइंट इज द एम्पोटेरिक बिहेवियर. द सेपरेशन ऑफ एम्पोटेरिक मॉलिक्यूल, separation of amphoteric molecule is easier because exit in the form particular ion रहते हैं, deuterium ion रहते हैं. Okay, and the deuterium ions moves toward opposite pole. वो तो opposite pole की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं depending upon the pH of the medium. Okay, so there is an example, NH4CH3COO, there is an example. So moves towards opposite pole of electrodes depending upon the pH of the medium. So one thing, pH बहुत important है और उसके ऊपर इनका मूवमेंट होने लगता है. pH हमें बाद में स्टडी करना है इसके बारे में, ठीक है. So that thing about the amphoteric movement, that is the point A. Now we move toward the point B. So in the case of this point B, he is related to the environment. सो सबसे पहले है कि इन्वायरमेंट. सो बफर डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ पीएच ऑफ द मीडियम. अभी इसमें एक ही लाइन में हमने एक्सप्लेन किया है इसके बारे में. वाट एवर द पीएच, बफर डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द पीएच ऑफ द मीडियम. ओके, सो अगर स्टेबिलिटी रहेगा, बफर अगर प्रॉपर रहेगा, पहले हमने बोला है कि बफर कैरीज अ पर्टिकुलर चार्ज. हम कौन सा सोल्यूशन, बफर फ्रॉम पर्टिकुलर 2 से लेके 7 तक हम कितने भी पीएच का बफर रख सकते हैं. लेकिन एक चीज़ है कि बफर ही हमें क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर पीएच हमें प्रोड्यूस कर रहा है. सो अगर वो ही इनप्रॉपर रहेगा तो हमें पता है कि पर्टिकुलर चार्ज क्रिएट नहीं होगी और माइग्रेशन और मोबिलिटी ये ज़रूर अफेक्ट करेगा. सो दैट इज द स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. देन द नेक्स्ट वन इज आयनिक स्ट्रेंथ. So electrophoretic mobility decrease with the increased ionic strength. So inversely proportional है. Okay, so of the supporting electrolytes, ionic strength defined as ionic strength is directly proportional to the whatever the difference or increase and share of current carried by the sample and thus decrease solvent down rate of the migration. अब इनका अगर ये जो इक्वेशन है जनरली डिपेंड्स अपॉन द इक्वेशन I is equal to 1 by 2 sigma C Z2, where is the C is the concentration of ions in a moles per liter. स्ट्रेंथ ज़्यादा कब होगी, जब उनमें आयंस ज़्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेशन. ओके, सो इंक्रीज एंड द शेयर ऑफ द करंट कैरिड बाय द सैंपल डिक्रीज द सॉल्वेंट डाउन रेट ऑफ माइग्रेशन. अब यहाँ पे हमने 2 पॉइंट याद किए हैं. अभी एक चीज़ याद रखना है कि आयन स्ट्रेंथ, higher ion strength of buffer also increase the overall current and hence heat production. Higher ion strength कब रहेगी, जब उसमें concentration थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा. Higher is an concentration. So different in, और उसके वजह से क्या होने लगेगा कि ionic strength बढ़ेगी और वो जो अफेक्ट करंट करेगा, करंट कैरिड बाय द सैंपल एंड डिक्रीज द. ओके, so whatever the ionic strength बढ़ने की वजह से current carried by the sample decreases and thus okay solvent down rate of migration. So higher ionic strength of the buffer also increase the overall current. Higher ionic strength की वजह से क्या बढ़ रहा है, overall current and hence the heat production, ज़्यादा से ज़्यादा heat production होने लगा है. Okay, so in the case of this one, so just remember these points. We just discuss on this one actually. Before this line, here is a few of the lines are there. So ionic strength of buffer increases. Ionic strength of the buffer increases proportional of the current carried by buffer. Okay, ionic strength of buffer increases
increase the proportion of the current carried by the buffer increases. Okay, so here is an buffer which is increases and the share of the current carried by sample. इसमें क्या हो रहा है, आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से buffer increases its proportion of the current carried by the buffer and buffer increases and the share of current carried by sample. अब मोस्टली तो सैंपल ने कैरी करना चाहिए. शेयर ऑफ द करंट कैरिड बाय सैंपल डिक्रीजेस एंड दस solute down rate of the migration. Okay, solvent it is in solutes with down rate of migration. यहाँ पे सोल्यूट आएगा तो उनका रेट ऑफ माइग्रेशन डाउन हो जाएगा. सो हायर आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द बफर आल्सो इंक्रीज द ओवरऑल करंट. हायर बफर का भी इसमें बढ़ने लगेगा, उसके अंदर का चार्ज की वजह से उनके चार्ज वो करंट बढ़ने लगा है. सो हायर आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द बफर आल्सो इंक्रीज द ओवरऑल करंट एंड सेंस हीट प्रोडक्शन. हमें हीट प्रोडक्शन नहीं चाहिए. Okay, so what we are going to do here is what vice versa about 2 points less it is. Okay, so if we what we going to do, if the ionic strength of the buffer decreases, हमने क्या किया है, ionic strength of the buffer decreases. यहाँ पे vice versa करने के बाद अगर हमने इसको decrease कर लिया, so the proportion of the current carried by buffer, यहाँ पे जो buffer है, what is the proportion of the current carries by the buffer that decreases. और जैसे decrease होगा and the share of the current carried by sample increases. What I am saying, ionic strength of the buffer, okay, buffer decrease the proportion of the current. अगर आयनिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो तो बफर जो कैरीज कर रहे करंट वो भी डिक्रीज होने लगेगा एंड द शेयर ऑफ द करंट कैरिड बाय सैंपल इंक्रीजेस एंड दस व्हाट एवर द सोल्यूट्स आर देयर दैट सोल्यूट उनका जो ये डाउन रेट ऑफ माइग्रेशन की जगह पे क्या होगा, डाउन की जगह अप रेट ऑफ माइग्रेशन, उनका रेट ऑफ माइग्रेशन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा. सो लेसर आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द बफर, सो डिक्रीज ओवरऑल करंट, उनका ओवरऑल करंट क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा और उसके वजह से हेंस हीट प्रोडक्शन उतना हीट नहीं प्रोड्यूस होगा. यही पे दिया है कि लेस हीट बट डिफ्यूजन एंड रिजल्टेंट लॉस ऑफ सॉल्यूशन आर हायर. माइट बी लीड टू डिफ्यूजन, माइट बी रिजल्टेंट ऑफ लॉस ऑफ सॉल्यूशंस आर हायर. ओके, सो दैट थिंग इन द आयोनिक स्ट्रेंथ. और पहले हमने पहले पॉइंट क्या बोला, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज आयनिक स्ट्रेंथ. मोबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होगी. कब डिक्रीज होगी, विद इंक्रीज आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द बफर इलेक्ट्रोलाइट्स. सो बफर इन विच बोथ एनायन एंड कैटायन आर यूनिवैलेंट. बफर के अंदर क्या है कि हम कोई नहीं बोल सकते एनायन है कैटायन है, उनके लिए कोई लेना देना नहीं है. Buffer in which both anions and cation are univalent, ionic strength identical with molarity. Ionic strength identical with molarity. So ionic strength employed from, हम उसको employ कर सकते हैं, employed from 0.01 to 0.10. Suitable strength of electrolyte depends upon the sample composition. अब आयनिक स्ट्रेंथ हम कितने अप्लाई कर रहे हैं, रिमेंबर अगर जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कि आयनिक स्ट्रेंथ एम्प्लॉयड फ्रॉम 0.01 to 0.10. सो सुटेबल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिपेंड्स अपॉन द सैंपल कंपोजिशन. आपका जो सैंपल है उसका जो कंपोजिशन है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है. ओके, सो दैट थिंग इज द आयोनिक स्ट्रेंथ. देन देयर इज एन करंट, means potential that we are applying. So whatever the current applied to solution between the electrolytes or the electrodes of buffer and sample ions. So rate of migration directly, पहला जो था indirectly था, which was an indirectly ionic strength, pH media directly, ionic strength indirectly, current so जो है directly dependent है. So rate of migration directly proportional to the current. और जो migration है directly dependent current से. So distance
migrated by ion proportion to length of time for which current supplied. डिस्टेंस माइग्रेटेड बाय आयन. अब हम माइग्रेशन कर रहे हैं तो माइग्रेशन प्रोपोर्शन टू लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच करंट सप्लाइड. अब जब तक उसमें करंट ज़्यादा सप्लाई करने रहेगा वैसे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट होने लगेगी. ठीक है. और एक जब कॉर्नर पे हम पहुंच जाते हैं ना हम इमीडिएटली करंट स्टॉप कर लेते हैं. ओके. फॉर गेटिंग डिस्टेंस माइग्रेशन ऑफ आयन अगर हमें फिक्स रखना है कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए हमें क्या करने का. और अगर हमें मैक्सिमम रिजल्ट हमें मिलाने हैं इफ़ यू वांट एन मैक्सिमम रिजल्ट सो करंट शुड बी कांस्टेंट. हमें करंट क्या करना पड़ेगा कांस्टेंट रखना पड़ेगा. देन देयर इज एन वोल्टेज. सो रेट ऑफ माइग्रेशन प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. करंट भी डिपेंडेंट है वोल्टेज भी डिफरेंट है. ओके सॉरी डिपेंडेंट है. So rate of migration proportional to the voltage or potential difference according to the across the supporting medium. High voltage maintained for separating low molecular weight components. हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर high voltage get maintained for separating low molecular weight components. Okay, so voltage applied expressed as voltage gradient and lead supporting medium. Voltage applied expressed as voltage gradient oblique length of supporting medium. Okay, so rate there is a rate of migration proportional to the voltage. Okay, so generally used for the low molecular weight components. Okay, so voltage is very vital. Then there is an composition. अब कंपोजिशन में क्या होने वाला है देयर इज अ मिक्सचर. सो बफर कॉमनली यूज्ड फॉर फॉर्मेट एसीटेट सिट्रेट फॉस्फेट एडीटीए पिरिडिन. अब एग्जांपल है कि हम बफर किन किन के लिए सेपरेशन के लिए यूज़ करते. जैसे मैक्सिमम टाइम तो हर जगह पे हम बफर यूज़ ही करने वाले हैं लेकिन कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं. लाइक वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेट वी टेक द एग्जांपल ऑफ एसीटेट सिट्रेट फॉस्फेट एडीटीए एंड पिरिडिन के लिए यूज़ करते हैं. ओके और उसमें अगर हमें बोरेट बफर अगर हमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन. अब एक चीज़ तो है कि मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उन वो जो है ना विदाउट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की सेवा बन ही नहीं सकते. सो मैक्सिमम ये जो बाकी के एग्जांपल रह गए जहाँ पे बफर यूज ही कर रहे हैं लेकिन स्पेशली कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन आउटसाइड द ब्रैकेट देयर इज एन स्मॉल एन वी आर राइटिंग डाउन दिस कैपिटल एन बट दैट इज अ स्मॉल एन वेयर सेपरेशन ऑफ सच कंपोनेंट. सो उसके लिए हम बोरेट बफर यूज़ करते हैं. तो मैक्सिमम हम इसके अंदर बोरेट बफर का यूज़ किया जाता है. ओके सो दैट इज एन कंपोजिशन. देन देयर इज अ रोल ऑफ pH. So little effect fully ionized compounds such as inorganic salt. Okay, little effect fully ionized compounds such as inorganic salt. So for organic compound pH determine the extent of ionization. अब हमें तो पहले पता है कि generally ionization of organic acid increase with the increase in the pH. ऑर्गेनिक बेस के लिए वाइस वर्सा है बेसिस. ओके एसिड के लिए इंक्रीज विद द इंक्रीज पीएच है बेस के लिए डिक्रीज होता है. सो आयोनिक मोबिलिटी इज पीएच डिपेंडेंट. इसके पहले भी हमने स्टडी किया था कि ये पीएच डिपेंडेंट है और यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं कि आयोनिक मोबिलिटी इज पीएच डिपेंडेंट. ओके सो फॉर द एग्जांपल पीएच एसिडिक आयोनिक फॉर्म कैटायनिक रहता है माइग्रेशन टूवर्ड्स द कैथोड. कैटायनिक रहता माइग्रेशन टूवर्ड्स द कैथोड. आइसोलेटेड पॉइंट के लिए अल्कलाइन रखते हैं ज़्यूट्राइंस के लिए हम आयनिक रखते हैं. पीएच एसिडिक देन एसिडिक पॉइंट अल्कलाइन ज़्यूट्राइंस के लिए आयनिक स्टेशनरी टुवर्ड्स द एनोड कैथोड. ओके सो द दिस डायरेक्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द एम्पोलाइट्स आर द पीएच डिपेंडेंट एंड द यूजुअली बफर्स रनिंग फ्रॉम पीएच 1-11 आर यूज्ड. सो रेंज पीएच की कितनी दी है 1 से 11 आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड रिक्वायर्ड सेपरेशन. सो इस पॉइंट के लिए हमने पूरा ऐड किया है. सिर्फ पीएच की रेंज कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके
11 तक हम यूज़ करते हैं आर यूज टू प्रोड्यूस एंड रिक्वायर सेपरेशन, हम उसका सेपरेशन प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि आयोनिक मोबिलिटी इज़ pH डिपेंडेंट, सो pH इज़ वेरी वाइटल। देन देयर इज़ अ रोल ऑफ टेम्परेचर, सो टेम्परेचर सो अफेक्ट मोबिलिटी इनडायरेक्टली। टेम्परेचर क्या कर रहा है, it directly not affect mobility indirectly. So viscosity of supporting medium electrolyte temperature dependent, इसका जो विस्कस है viscosity of supporting medium electrolyte temperature dependent. So mobility increase with the increase in electrolyte temperature, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो एक चीज़ है कि हमने पहले ही बोला था कि मीडियम है, तो सपोर्टिंग जो विस्कोसिटी ऑफ सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर डिपेंडेंट, हमने बोला था कि अगर हमने यूज़ किया तो अगर का अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा ना तो ये क्या करेगा, मोबिलिटी हो सेपरेशन जल्दी जल्दी देगा। अगर वो कूल हो जाएगा ना तो सेपरेशन जल्दी नहीं होगा, तो उसके वजह से अफेक्ट इनडायरेक्टली टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, मोबिलिटी कम हो गई। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मोबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर रहेगा उतना ही ज़्यादा मोबिलिटी लेगा। So viscosity, pH of medium, current, okay, viscosity, pH of medium, current and voltage across medium are temperature dependent. तो viscosity, pH of medium, current and voltage across medium are the टेम्परेचर डिपेंडेंट, और टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। सो दैट्स वाई टेम्परेचर इज़ वेरी वाइटल। देन द व्हाट एवर द सपोर्टिंग मीडियम, हम जो मीडियम है उसके ऊपर सेपरेशन कर रहे हैं, सो दैट सपोर्टिंग मीडियम, सो इनर्ट सब्सटेंस यूज्ड एज अ सपोर्टिंग मीडियम। सबसे पहले तो सपोर्टिंग मीडियम खुद उसके ऊपर हम सैंपल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो इनर्ट ही होनी चाहिए, खुद एक्टिव रहेंगे तो सेपरेशन कैसे कर पाएंगे। सो दैट्स वाई इनर्ट सब्सटेंस यूज्ड एज अ सपोर्टिंग मीडियम। कंपोजिशन ऑफ मीडियम अफेक्ट्स द माइग्रेशन रेट ऑफ कंपाउंड, जो कंपोजिशन है ऑफ मीडियम विच अफेक्ट्स द माइग्रेशन रेट ऑफ कंपाउंड। चॉइस ऑफ मीडियम डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सैंपल नीडेड, ओके, चॉइस ऑफ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सैंपल नीड, सैंपल जैसा सा लग रहा है हम उसके ऊपर हम मीडियम सेलेक्ट करेंगे। दैट्स वाई मीडियम ऑलवेज अफेक्ट्स इन फुल मैनर। अगर वो इनर्ट रहेगा ही नहीं तो हम कभी भी हमें रिजल्ट प्रॉपरली मिलेगा नहीं। सो वी मस्ट रिक्वायर द इनर्ट्स, और जैसा आपका सैंपल रहेगा उसके हिसाब से हम मीडियम चूज करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा आपके पास ऑलरेडी मीडियम सेट है और उसके बाद हम सैंपल सेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। आप जो सैंपल है उसके हिसाब से आपका मीडियम रहेगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम उसका सेपरेशन कर सकते हैं। सो दैट ऑल आर द पॉइंट बी। नाउ देयर इज अ पॉइंट सी, ओके, सो electric field strength of system, okay, so determined by the force exerted on the particle, okay, so electric field strength on the system determines by the force exerted on the particles and the charge the particle carrying, और जो पार्टिकल वो जो रहते हैं ना वो चार्ज कौन सा कैरी करते हैं, एक्सप्लेन बाय द F by QV, okay, so that F is the force exerted and the velocity through which they are travel, okay, so when force is exerted on the particle, जैसे हम पार्टिकल लेंगे, पार्टिकल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्टेड कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस इफ वी स्टार्ट टू, सो व्हेन वी फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग, ओके, सो हियर हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर लिया, स्टार्ट मूविंग, हाउएवर द मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, इसकी जो मूवमेंट है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी बाय एक्सपीरियंस ऑफ द फ्रैक्शनल फोर्स बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी। लेकिन अब इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, विस्कस हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स और इलेक्ट्रोफोरेटिक रिटार्डेशन फोर्स RF जो हम बोलते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी मूवमेंट कम होने लगेगी, एक्सपीरियंस ऑफ द फ्रैक्शनल फोर्स बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी। सो द रेट एट विच
rate at which the particle moves is directly proportional to the applied electric field. ठीक है, rate at which particle moves is directly proportional to the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है. सो द ग्रेटर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी ज़्यादा क्या रहेगा, ग्रेटर द फील्ड स्ट्रेंथ, फास्टर इज द मोबिलिटी, उतनी ही ज़्यादा उसकी मोबिलिटी. सो न्यूट्रल स्पेसिस आर नॉट अफेक्टेड, ओनली आयंस मूव्स विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो इफ टू आयंस आर द सेम साइज, आपके पास क्या है, टू आयंस. So in the case of this one, the field strength, greater the field strength, faster is the mobility. So neutral spaces are not affected, only ions moves with the electric field. यहाँ पे स्ट्रेट है कि with the electric field है. And if two ions are the same size, आपके पास क्या है, दो ions है, are the same size, the ion with greater charge, आयंस विद ग्रेटर चार्ज विल्स मूव्स द फास्टर. ये क्या होगा, फास्टर मूव करेगा. सो दिस होल थिंग्स आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्ट द मोबिलिटीज. हमने वो पूरे इसमें स्टडी कर लिए. नाउ वी आर स्टडिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस टाइप्स. एज पर सिलेबस आपको सिर्फ 3 ही टाइप दिए गए हैं, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैपिलर इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. So we try to study with first of all paper, then gel, and then capillary electrophoresis. So initially we discuss on paper electrophoresis. So in the case of this paper electrophoresis, we are having certain introduction of paper electrophoresis. So the technique of paper electrophoresis is simple and inexpensive and require only micro quantities of plasma for separation. Okay, so techniques of paper electrophoresis simple and inexpensive and requires only micro quantities of plasma for separation. Okay, so this supporting medium are filter paper. So now quantities बहुत कम लग रही for plasma for separations. So plasma separation के लिए हम उसको यूज़ करते हैं. मीडियम जो है पेपर है इटसेल्फ, तो जनरली यूज द फिल्टर पेपर. ओके, सो माइक्रो फिल्टर पेपर हम जनरली वाटमैन फिल्टर पेपर जनरली हम इसके लिए यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन. ओके, सो द इलेक्ट्रोफोरेसिस apparatus is its simplest form, consist of two ट्रप्स. इसमें 2 ट्रप्स रहेगी, उसके मीन्स ऐसे जो खांचे रहते हैं उसको बोलते हैं ट्रप्स. कंटेन अ बफर सोल्यूशन, उसके अंदर हमने सब बफर सोल्यूशन ऐड करेंगे, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास, और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट हम पास करने वाले. सो द फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन आइसोलेटिंग प्रोटीन्स, frequently used in the isolating protein, amino acids and oligopeptides. इसके साथ हम किसका यूज़ कर सकते हैं, ओलिगोपेप्टाइड का सेपरेशन, आइसोलेशन और उसकी स्टडी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं फॉर जनरल यूज द पेपर टेक्निक. अगर आप यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे एक हमने एक एनोड का चेम्बर है, एक कैथोड का चेम्बर है, और इसके अंदर हमने क्या किया है, बफर सॉल्यूशन ऐड किया है. और ये क्या है, आपका फिल्टर पेपर है. अगर आप देख पा रहे तो इसको ऐसे फोल्ड करके इसके अंदर मूवमेंट कर रहा है, और इसको भी इस साइड से फोल्ड करके यहाँ पे दिया है. और ये जो है ना, देयर इज़ अ बैंड्स दैट इज कॉल्ड एज द माइग्रेशन बैंड्स. हम इसको बोलते हैं माइग्रेशनल, वेयर द पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस वन डायमेंशनल, वन डायरेक्शनल. और अगर 2 डायरेक्शनल करते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, वी आर एडिंग द 2 डायमेंशनल के लिए वो जो पेपर है हम ऐसा अपर, एक ऐसा ऊपर और यहाँ से नीचे ऐसा लेते थे पेपर, असेंडिंग डिसेंडिंग जो हमने टेक्निक फॉलो किए थे ना, तो उसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल भी हम बोल सकते हैं. तो 2 डायमेंशनल के लिए
पेपर को ये करके फिर हम उसको सैंपल के लिए फिर से फोल्ड करके पेपर को वैसे ही अलाइन करके फिर उसको स्टडी कर सकते हैं। तो हम इसको 2 डायमेंशनल भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ इन 1 डायमेंशनल। तो अभी ये जो है ना पूरी टेक्निक हमें स्टडी करनी है। अगर आप डायग्रामेटिकली देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपका क्या है, एक बफर सॉल्यूशन यहाँ पे हमने ऐड किया है और एक बफर सॉल्यूशन यहाँ पे हमने ऐड किया है। ये जो है ना ये चार्ज सेपरेशन होने के बाद वी आर सेपरेटिंग दैट वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैंपल का मूवमेंट होने लगेगा ऑन द बेस ऑफ द चार्ज एंड वी एडिंग द बफर सॉल्यूशंस। ओके, सो इन दिस केस हियर इज एन पेपर, यहाँ पे आपका पेपर है। हियर इज एन एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस। देन हियर इज अनदर, वही डायग्राम है, उसी को हमने थोड़ा सिंपल वे से पुटअप किया है। हमने यहाँ पे बफर ऐड किए हैं और यहाँ पे आपकी क्या है, चार्ज है। यहाँ पे पर्टिकुलर चार्ज है, पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके ऊपर there is a movement of the ions. So negative ions is this one and this one is the point of application and this one is a positive. तो यहाँ पे ये जो है ना ये लाइन यहाँ पे हमने अप्लाई कर ली, तो यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म हो गए थे, नेगेटिव इसकी तरफ जाने लगे हैं बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज कैरिंग वन। और यहाँ पे जो है ना ये जो है कैथोड है, तो cathode is negative electrodes where positive charge goes towards here, which is the diagrammatic representation of paper electrodes. If you want you can draw this diagram in your paper. आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करना पेपर में। ओके, सो दिस वन इज एन सिंपल एक्सप्रेशन। सो प्रोसीजर कैसे है, हाउ दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस। सबसे पहले हम क्या लेंगे, लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ फिल्टर पेपर, हम उसको फिल्टर पेपर लेंगे लॉन्ग स्ट्रिप का। इज मॉइस्टेड विथ अ सुटेबल बफर, हम उसको मॉइस्टेड करेंगे विथ अ सुटेबल बफर सॉल्यूशन ऑफ द डिजायर्ड पीएच, क्योंकि हमें रोल पता है पीएच का, उसी पीएच के ऊपर ही उसका सेपरेशन हो सकता है। तो सॉल्यूशन ऑफ अ डिजायर्ड पीएच एंड द सैंपल इज अप्लाइड ट्रांसवर्सली अक्रॉस द सेंटर पार्ट ऑफ द सैंपल और द स्ट्रिप। कागज की जो स्ट्रिप है हमने ली है, हमने क्या बोला है कि डिजायर पीएच एंड द सैंपल इज अप्लाइड ट्रांसफरली अक्रॉस द सेंटर पार्ट ऑफ द स्ट्रिप। ओके, सो एंड्स आर फिक्स्ड, हमने सेंटर पॉइंट पे उसके सैंपल अप्लाई कर ले। सो एंड्स आर फिक्स्ड टू डिप इन बफर सॉल्यूशन, दोनों के जो एंड है हमने वो फिक्स कर लिए बफर सॉल्यूशन के। एंड टू ट्रब्स फिटेड विद द इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो हमने क्या, ends are fixed in the deep in the buffer solution, the two tubs fitted in the electrodes. So electrical field about 20 volts per centimeter established। हमने उसके बाद इसमें क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर ली है। देन द चार्ज पार्टिकल ऑफ सैंपल माइग्रेट्स along the strip। so the charge particle जो है of sample migrates along the strip toward the respective electrodes of opposite polarity। so the charge particle of sample migrates along the strips toward the respective electrodes of opposite polarity according to net charges, sizes and the interaction with the solid matrix। तो अभी ये जो डायग्राम थी उसके हिसाब से ये क्या होने वाले हैं कि हियर इज जैसे हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे क्या कर लिया, स्पॉट अप्लाई कर लिया, इसके अंदर 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर का पोटेंशियल अप्लाई कर लिया और उसके वजह से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होने लगे हैं। निगेटिव इसकी तरफ मूव होने लगेगा, पॉजिटिव इधर की तरफ मूव होने लगे। दैट इज द चार्ज पार्टिकल ऑफ सैंपल माइग्रेट्स अलॉन्ग द स्ट्रिप। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिप से ही स्ट्रिप के अलॉन्ग माइग्रेट होने लगेंगे, negative toward this side, positive toward this, but this strip is remains constant। okay, so it's along the strips towards respective electrodes of opposite polarity, और respective electrode की तरफ मूव होने लगेंगे of opposite polarity according to net charge। उनके ऊपर जो चार्ज रहेगा उसके ऊपर ये डिपेंडेंट रहेगा। not only the charge, as we know, sizes
साइज़ भी हमें बड़ी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होगी तो उनका माइग्रेशन स्लो हो जाएगा, रिजल्ट हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा। एंड इंटरेक्शन विद द सॉलिड मैट्रिक्स, उनका सॉलिड मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन कैसा है, ये भी इसमें बहुत रोल इम्पोर्टेंट प्ले करेगा। देन homogeneous means same groups of particles migrate at a separate band. Okay, homogeneous groups of particles migrate as a separate band. The electrophoresis is carried out for 60 to 80 hours. Okay, लेकिन एक चीज़ क्या है, दिस इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कैरिड आउट फॉर 60 to 80 आवर्स, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मिनिमम 60 to 80 आवर्स हम इसमें लगने वाले हैं। सो सेपरेटेड प्रोटीन्स आर फिक्स्ड टू अ सॉलिड सपोर्ट यूजिंग अ fixative such as acetone और methanol. So separated protein हम इसको फिक्स कर रहे हैं to a solid supports. We are taking the solid supports using a fixative such as acetone or methanol, might be non-polar or might be polar solvents. So proteins are stained, हम उसको स्टेन फिर विजुलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, प्रोटीन आर स्टेन्ड, जनरली वी आर यूजिंग द ब्रोमोफिनॉल blue to make them visible. So separated proteins appear as a distinct band. जो सेपरेटेड प्रोटीन होते हैं हमें डिस्टिंक्ट बैंड के जैसा मिलते हैं। ड्रॉबैक इज दैट, व्हाट इज द ड्रॉबैक, दैट टाइम इंटरवल एंड ब्लूरिंग ऑफ मार्जिन्स, व्हाट आर द मार्जिन्स आर देयर, दैट ब्लूरिंग टेक्स प्लेस। अब हम ऑब्जर्वेशन जैसे वहाँ था वैसे यहाँ पे, so different fractions appears as a blue color bands across the filter pair starting from the moving boundary backwards. Okay, from moving boundary to backward जैसा होगा तो हमें blue color appearance band होगी। If a quantitative estimation is required for each fraction, the band may be carefully cut and eluted. Okay, तो हमें क्या करना है, इफ अ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना इज रिक्वायर्ड फॉर ईच फ्रैक्शन, द बैंड में बी केयरफुली कट एंड एलुटेड और द बैंड में बी स्कैन ऑप्टिकली इन अ डेंसिटोमीटर। हम डेंसिटोमीटर लेके उसमें हम इसको स्कैन करके भी स्टडी किया जाता है। इन ह्यूमन प्लाज्मा, अगर आप प्लाज्मा स्टडी करना चाहते हो तो इन ह्यूमन प्लाज्मा 5 डिफरेंट बैंड कैन बी आइडेंटिफाई ऑन पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम अगर ह्यूमन प्लाज्मा अगर स्टडी करेंगे ना तो वी कैन एबल टू फाइंड 5 डिफरेंट बैंड्स ऑन वन फिल्टर पेपर, ऑन पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, सो इफ यू एबल टू दिस वन, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट 1 2 3 4 5, so here it is an alpha, here is an beta, here is an gamma 2, here is an gamma 3, here is an albumin, like this one. नॉर्मल सीरम प्रोटीन अगर हम ग्लोबुलिन का अगर हम स्टडी करेंगे ना तो ऐसे हमें इसमें बैंड्स मिलेंगे, तो हम उसका स्टडी कर सकते हैं थ्रू दिस पॉजिटिव एंड थ्रू दिस नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट्स, लाइक दिस वन वी कैन डन और वी कैन स्टडी द डिफरेंट। पर एक चीज़ याद रखना है कि हमने अगर एक एल्ब्यूमिन और सीरम लिया है तो ब्लड सीरम के अंदर तो वी आर मीन्स ह्यूमन प्लाज्मा अगर हमने लिया तो 5 डिफरेंट बैंड्स हमें इसमें मिलते हैं। सो लाइक दिस वन देयर इज़ अ सेपरेशन टेक्स प्लेस। सो आई मस्ट से थैंक यू वेरी मच। लाइक एप्लीकेशन अगर आप बोलोगे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट इज़ अ सिंपल टेक्निक, इकोनॉमिकल वन, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, इजीली सैंपल अप्लाई कर सकते हैं, बैंड्स के थ्रू सैंपल हम स्टडी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज कम है, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या रहेगा कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज फॉर दिस वन, दैट इट टाइम कंज्यूमिंग, minimum 60 to 80 hours is required for to the separation of the components. So that thing we have to be understand or keep in our mind. So these are the things. So I must say thank you very much for your patience listening. I hope you understand the concept of paper electrophoresis. So I again thank you. I like to say thank you for all.
and stay safe. Wish you a very happy learning.